हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग आज के दिन यानी कि 20 फरवरी को जो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग न्यूज़ देखने को मिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पॉलिटिकल टर्नवाइल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कल एक राज्यसभा की सीट का इलेक्शन हुआ और वहाँ पे हर्ष महाजन जी जो है वो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश की तरफ से जाते हुए देखने को मिले। उसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस पॉलिटिकल टर्नवाइल में, वैसे अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी एक मिनिस्टर के द्वारा जो है वो रिज़ाइन किया जा चुका है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पॉलिटिकल टर्नवाइल है इसमें जो एक रेलेवेंट न्यूज़ है वो हमारे लिए यही है कि हिमाचल प्रदेश अभी रिसेंटली जो वो राज्यसभा से हमें कौन इलेक्ट होते हुए देखने को मिले, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो बाकी एमपीज़ हैं राज्यसभा के अंदर उनका नाम जो है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं काम की जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगायान मिशन की। गंगायान मिशन से रिलेटेड न्यूज़ हम लोगों को थ्रू आउट दी वीक देखने को मिली, जहाँ पे कहा गया कि जो गंगायान है अब इसमें जो ह्यूमन है उनको भी कैरी किया जा सकेगा। हालांकि अभी गंगायान का एक ट्रायल मिशन चल रहा है, बेसिकली ये अनमैन्ड मिशन है और फ्यूचर में जो है वो टारगेट रखा गया है कि 2025 में जो ह्यूमन क्रू है वो गंगायान मिशन के जरिए जो है वो अंतरिक्ष में जाएगा। तो उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक न्यूज़ है जहाँ पे 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है। जो पॉसिबिलिटी है कि वो गंगायान की क्रू इन चारों में से कोई हो सकता है, क्लियर। और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 2035 तक आते आते जो है वो इंडिया अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बनाएगा। तो इस तरह से जो न्यूज़ है वो हमारे लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो ये आर्टिकल जो वो द हिंदू के अंदर आया है, बेसिकली जो 4 लोग जिनको सेलेक्ट किया गया है उनके नाम जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और उसके साथ साथ नेक्स्ट आर्टिकल को जब हम लोग रीड करेंगे तो वो बेसिकली है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ए स्टेटस चेक। तो यहीं पे ही जो गंगायान मिशन है उससे रिलेटेड और सारी जानकारी जो यहाँ पे डिटेल में दी गई है कि कौन सा जो इंजन है या कौन सा लॉन्च व्हीकल है, कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है LVM-3 जिसका पुराना नाम GSLV MK3 हुआ करता था, उसको यहाँ पे उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, किस तरह से उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक जो न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। जो एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ गंगायान है, जो एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ GSLV रॉकेट है या जो LSB-3 जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक टाइम पे, उसकी जानकारी जो आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ में जो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि इससे पहले भी एक हिंदुस्तानी जो है वो अंतरिक्ष में जा चुके हैं और वो बेसिकली जो वो स्पेस मिशन जो था वो रशिया का था। तो वो जानकारी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये 2 न्यूज़ थी स्पेस पर्सपेक्टिव से, मेंस और प्री दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। अगली न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जहां पे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज खानविलकर जी जो हैं इनको लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है या इनको लोकपाल के रूप में जो है वो चुना गया है। इसके साथ साथ लोकपाल के जो बाकी 6 मेंबर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया गया है। तो आप लोग जो इससे रिलेटेड जानकारी जो आप सब लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे ये जानकारी भी दी गई थी कि सबसे पहले जैसे लोकपाल का बिल जो है वो तो 2014 में पास हुआ था, लेकिन 2019 में सबसे पहले पिनाकी चंद्र घोष जो हैं उनको लोकपाल नियुक्त किया गया था। 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उनकी रिटायरमेंट हुई थी। उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती जो है उनको टेम्परेरी लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया गया था। तो अभी जो है वो आप लोगों को परमानेंट चेयरपर्सन देखने को मिले हैं। नॉर्मली जब हम लोग लोकपाल की बात करते हैं तो इनका जो टोटल टेन्योर रहता है वो या तो 5 साल या टोटल अगर उनकी एज जो है वो 70 ईयर्स क्रॉस ना कर जाए, क्लियर। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि जो नए लोकपाल हैं वो कौन चुने गए हैं। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में एक और न्यूज़ आई है, ये बेसिकली शाहपुर कांडी डैम से रिलेटेड है। कुछ समय पहले जो वो ये न्यूज़ चल रही थी कि किस तरह से अब पाकिस्तान को जो रावी का पानी आ रहा है वो पाकिस्तान के लिए जो वो पानी रुक जाएगा या कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली शाहपुर कांडी डैम जो है उसी से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमें जो रावी, ब्यास और सतलुज का पानी है उसको इंडिया यूज़ कर सकता है। शाहपुर कांडी डैम जब उसके बनाने का जो प्रक्रिया है बहुत समय पहले 1979 से इसका इतिहास जब हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कहा गया है कि 98% ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, क्लियर। और इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ हैं वहाँ की इरिगेशन के लिए पड़ेगा। तो इरिगेशन बेनिफिट के लिए इस स्पेसिफिक डैम को जो वो बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा डैम है, कहाँ पे बन रहा है और उसका कहीं ना कहीं क्या बेनिफिट है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है उसकी 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो वो अबू धाबी के अंदर चल रही है। तो वहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इंडिया जो है वो अलग अलग जैसे MSP की बात करेगा, तो यहाँ पे जो इंडिया ने जो फिशरी सेक्टर है उसको सब्सिडीज़ देने की बात की है स्पेसिफिकली फॉर दी डेवलपिंग नेशंस, क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ तो ट्रिब्यून के अंदर है। ट्रिब्यून के अंदर जैसे मैंने अभी आप लोगों को भी थोड़े समय पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो राज्यसभा का इलेक्शन रहा, जहाँ पे कांग्रेस की तरफ से जो है वो मनु सिंह भी थे और जो भारतीय जनता पार्टी थी वहाँ से हर्ष महाजन थे। हालांकि बीजेपी के पास जो वो एमएलएज की संख्या कम थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली टाई रहा, यानी कि 34 जो राज्यसभा एमएलएज थे उन्होंने एक कैंडिडेट को वोट दिया, 34 ने दूसरे को कैंडिडेट को वोट दिया, और उसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि एक तरह से टॉस हुआ और उसमें जो हर्ष महाजन है उनकी जीत हुई। तो यहाँ पे काफ़ी बार या आई थिंक हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे प्रॉपरली टाई रहा है और टॉस के ज़रिए जो है वो बेसिकली सेलेक्ट किया गया है कि कौन, या ये चूज़ किया गया है कि कौन मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए जाएंगे। क्लियर। और उसके साथ साथ जैसे जब राज्यसभा का वोटिंग रहता है तो राज्यसभा की वोटिंग के दौरान जो है वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पे मल्टीपल प्रेफरेंसेस डाली जा सकती हैं, लेकिन हर एक कैंडिडेट ने जो सिंगल ही प्रेफरेंस डाली थी। यही कारण था कि बाद में टॉस हुआ, नहीं तो नॉर्मली अगर टाई रहता तो सेकंड प्रेफरेंस के वोट जो उनको भी काउंट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा। तो आपके लिए जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है, क्या उसका नतीजा रहेगा वो तो जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मेन बात है कि आप लोगों के लिए जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे ये है। इसके साथ साथ राज्यसभा कौन सा आर्टिकल, क्या उसकी कितना उसका टेन्योर रहता है, इसके बारे में भी जानकारी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ ट्रिब्यून के अंदर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जहाँ पे द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ा के 18 से 21 साल कर दिया गया है। तो अभी बिल प्रपोज हुआ है, लेकिन अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम लोग बात करें, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करने की बात करें तो संदर्भ में ये बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले न्यूज़ की, अगेन हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है, जैसे कि आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा भी होगा और हमने भी इस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमारे प्रदेश के जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो पौंग डैम के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पे अब जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका काउंटर आर्गूमेंट आया है कि उसका जो है वो कैसे, क्या एक नेगेटिव इंपैक्ट जो एनवायरमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर पड़ सकता है। तो उसको भी आप लोग एक तरह से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगली न्यूज़ द हिंदू के अंदर है। मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के ऊपर आधारित न्यूज़ है कि किस तरीके से एक नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि जो सोल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, लेकिन यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और नए नए ग्रुप्स जो इमर्ज हो रहे हैं वो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया है। तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस GS2 पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट न्यूज़ है, तो इसको जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ट्रिब्यून के अंदर ही है, जहाँ पे जो चाइना की डिप्लोमेसी है, जहाँ पे चाइना किस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात की जाए, WTO की बात की जाए, तो ये बेसिकली चाइना पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है जितना शायद ये चाइना के पर्सपेक्टिव से चीज़ बिल्ड की गई है। पर क्योंकि इंडिया और चाइना रिलेशंस में जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो उस तरह से जो है उस तर्ज के ऊपर जो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। ट्रिब्यून के अंदर जो है ये आर्टिकल दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं खत्म। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।